नमस्कार दोस्तों, स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। अगर आपने अभी तक स्टार IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। लेके हाजिर हूं मैं आप सभी की फेवरेट क्लास यानी कि दिल्ली पुलिस और HSSC के लिए कंप्यूटर की क्लास। अब तक हम लोगों ने बीते दिनों से 6 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कल जो है शाम को हम लोग 2 क्लास लाइव आके पढ़ने वाले हैं। एक तो शाम को पहले 4 बजे लाइव आने वाला हूं मैं। पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। आप यकीनन इस क्लास को देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो पिन किया हुआ होगा वो मेरा ही होगा और उसके अंदर वीडियो का लिंक होगा। आप प्लीज जाइएगा और उस कमेंट को जो है उस लिंक को ओपन करिएगा और उस लिंक को ओपन करके वहां पे सेट रिमाइंडर कर लीजिएगा, रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा और ताकि आप लोगों को वो वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए और उस वीडियो को लाइक तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, 4 से 6 तक हम लोग जुलाई के करंट अफेयर पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। अच्छा, हम लोग 7 बजे फिर 1 घंटे का गैप देके 7 बजे फिर लाइव आएंगे आपके लिए। 7 बजे से रात को 9 बजे तक हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे पूरे जुलाई महीने के। तो इसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, उसको भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा और के साथ में रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है ये सब कुछ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। और इन सभी वीडियोस का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर रोज शाम को 6 बजे करंट अफेयर का क्विज होता है हरियाणा का, सुबह 9 बजे क्विज होता है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का, तो आप इनको भी लगाइएगा। और जल्द ही आप लोगों के लिए मैं कंप्यूटर का क्विज जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसका क्विज भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विद टेक्स्ट। हमसे यह पूछा कि इनमें से पहला ब्राउजर कौन सा था जो छवियां और के साथ में कुछ लिखी हुई लाइनें इनको प्रदर्शित करने वाला था, यानी कि ब्राउजर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर वो होता है प्यारे बच्चों जिसके अंदर हम लोग इंटरनेट चलाया करते हैं। जैसे आपके पास में आज के टाइम में गूगल क्रोम है। मैंने आपको एक दिन आगे भी कहा था कि सबसे पॉपुलर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो 60+% आंकड़ा है जो गूगल क्रोम यूज करने वाले हैं। और उसके अलावा फिर हमारे और कौन से आते हैं, मोजिला फायरफॉक्स आता है, ओपेरा आता है, सफारी आता है। ऐसे कई सारे आपके ब्राउजर हैं जिसमें इंटरनेट को हम लोग चलाते हैं। लेकिन ऐसा पहला कौन सा ब्राउजर था जिसके अंदर सबसे पहले इमेजेस आनी स्टार्ट हुई थी, टेक्स्ट लिख सकते थे, लाइन टेबल वगैरह ये बन सकती थी या दिखाई देती थी। तो ये पहला ब्राउजर था मोज़ेक। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जो ये मोज़ेक ब्राउजर है ये इनिशियली ये रिलीज हुआ था 1993 के अंदर और इसका फाइनल रिलीज जो था या यूं कहिएगा इसका सबसे अपडेटेड वर्जन जो था वो 1997 के अंदर रिलीज हुआ था। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C के अंदर ये पूरा का पूरा लिखा गया था। कुछ इस टाइप का इस मोज़ेक का जो है वो इंटरफेस था, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे URL डाल के हम लोग सर्च वगैरह किया करते थे। ये उस जमाना का था, आज तो खैर बहुत एडवांस हो चुके हैं हम लोग। अच्छा, मोज़ेक तो था लेकिन यहाँ पे एक सफारी भी ऑप्शन में है। तो सफारी कब रिलीज हुआ है? सफारी रिलीज हुआ है 7 जनवरी 2003 को। सफारी आपको जर्नली कहाँ मिलेगा? आपको आईफोन के अंदर मिलेगा या आपको मिलेगा एप्पल के जो आपके कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, उनके अंदर आपको जर्नली ये वाला ब्राउजर मिलेगा। जर्नली क्या, उन्हीं के अंदर ही मिलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो 16 अगस्त 1995 को आता है और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया था विंडोज के साथ में। Win95 आई थी 1995 में, जो सबसे पहली या सक्सेसफुल विंडो रही है कहिएगा आप लोग, या पहली वो विंडो जिससे हम लोगों ने स्टार्ट बटन का प्रयोग किया है, या पहली वो विंडो जिससे हम लोगों ने कंप्यूटर से ज़्यादा रूबरू हुए थे पहले के मुकाबले। और इसके जो ओरिजिनल ऑथर है उनका नाम है थॉमस रेडियन और ये C++ लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर और आज भी इसके कई सारे फॉर्म्स वगैरह भरने में या कई सारे वेबसाइट जो है नॉर्मली क्रोम में नहीं ओपन होती है तो हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर यूज़ किया करते हैं उन्हें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ रशियन सर्च इंजन। इनमें से रशियन सर्च इंजन कौन सा है? पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रूसी खोज इंजन जो है या सर्च इंजन ये होता ही क्या है। जिसपे आप लोग अपनी क्यूरीज को सर्च कर सकें वही सर्च इंजन है। मान लेते हैं कि आपके दिमाग में आया है कि हिसार से लेकर रोहतक के बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है। आपके मन में ये आइडिया आया तो मतलब आपको सर्च करना है ये, ठीक है। या आपके माइंड में आइडिया आता है कि मुंबई से लेकर जयपुर का डिस्टेंस बताइए कितना। ये सर्च तो है ना आपकी सारी चीज़ें। आज का वेदर क्या है या आज ये किस टाइम होगा, वो किस टाइम होगा, ये सारी चीज़ें सर्च इंजन पे ही सर्च करते हैं। जनरली पॉपुलर सर्च इंजन है या दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च इंजन अभी वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है वो है गूगल।
लेकिन गूगल तो रशिया का तो नहीं है, ठीक है, वो तो अमेरिका से संबंध रखता है। तो इनमें से रशियन सर्च इंजन कौन सा है? तो रशियन सर्च इंजन इनमें से है यांडेक्स। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यांडेक्स तो रशियन सर्च इंजन है। तो बाकी ऑप्शन है उसके अंदर एक है क्विहो 360, ये चाइना का सर्च इंजन है। अच्छा, एक नावर है, ये वाला नावर सर्च इंजन जो है ये साउथ कोरिया का है। और एक ऑप्शन दिया है इन्होंने AOL, ये एक वेब पोर्टल है जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो और यांडेक्स कब रिलीज होता है? यांडेक्स की स्थापना होती है 2000 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया में है, और मॉस्को जो है वो रशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUC? PUC का पूर्ण रूप क्या है? PUC का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो PUC जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आप लोगों को थोड़ा मैं बताऊं इसके बारे में। जैसे आपके पास में आईफोन है, और आज से मैं 2-4-5 महीनों की या यूं कहूँगा 1-2 साल पहले की बात करता हूँ। आजकल तो खैर फिर भी थोड़ा सा ये इजी हो गया सिस्टम। फ़ोन के अंदर लॉक लग जाता था, तो लॉक को तुड़वाने के लिए हमें जो है किसी खास व्यक्ति के पास जाना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एप्पल का फ़ोन है, वो तो खैर आज भी होता है आईफोन के अंदर, तो कोई पासवर्ड हमने स्टार्टिंग में भर दिया और वो पासवर्ड अगर हम लोग भूल गए तो बड़ा गंदा सिस्टम है। कोई और तरीका नहीं है फॉरगेट पासवर्ड का, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो है लॉकिंग सिस्टम को तुड़वाना पड़ता है ताकि उस फोन को हम लोग यूज कर पाए। तो पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड जो है ये वही होता है जब हम लोग यूज किया करते हैं जनरली हमारे मोबाइल फोन के लिए, जब रीसेट करते हैं हमारी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को। और क्यों करते हैं? ताकि हम लोग जो है हमारी जितनी भी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं या हमारे यूजर नेम होता है उसको जब हम भूल जाते हैं तो ही इस सिस्टम का यूज किया जाता है, पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड को। तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल कह देता हूं, आपके पास में कोई भी फोन है, उसने आप में जो है उस पर पैटर्न लॉक लगा रखा है या आपने कोई लॉक सिस्टम लगा रखा है कोई भी नंबर वगैरह के साथ में, लेकिन आप भूल चुके हैं उसको। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको PUC कोड का यूज करना पड़ेगा। वो आपकी जो भी स्टार्टिंग का इनिशियल लॉक लगा रखा था उसको तोड़ के आपकी आइडेंटिफिकेशन दोबारा से सेट करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो सिम वगैरह के अंदर भी कई बार होता है, सिम वगैरह भी लॉक हो जाती है, तो उनके अंदर भी जो है ये PUC का ही यूज किया जाता है, ठीक है, पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड का। Which version of the Windows introduced support for native 32-bit application? ऐसी कौन सी विंडो है इनके अंदर जो कि 32 बिट एप्लीकेशन यानी कि 32 बिट की एप्लीकेशन यूज करने लग चुकी थी पहली बार। 32 बिट, 1 बिट आपको मैंने बता दिया फ्लिप फ्लॉप सेव करता है, उसके बाद में मैंने 4 बिट बताया, उसके बाद मैंने आपको 8 बिट बताया, उसके बाद में मैंने कहा था आपको कि अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड बन चुके हैं। 1024 का ही स्टैंडर्ड बना लिया हम लोगों ने। तो 32 बिट सबसे पहले जो है परफॉर्म करने वाला या यूज करने वाली विंडो जी थी वो विंडो 95 थी, जो कि सबसे पॉपुलर विंडो आप लोग कहिएगा, सबसे शुरुआती विंडो आप कहिएगा। मोस्ट पॉपुलर विंडो तो इसके अंदर XP रही है। XP का मतलब एक्सपीरियंस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। और ये विंडो 95 वही पहली विंडो थी, एक दिन मैंने पहले भी बताया था, जिसमें स्टार्ट बटन इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसकी इनिशियल रिलीज डेट थी 24 अगस्त 1995 को, और माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसे बनाया है। विच वेब ब्राउजर कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद MS विंडोज 10? ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जिसके अंदर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो है या विंडोज 10 के साथ में ही काम करता है, विंडोज 10 इंस्टॉल ही उसके अंदर आता है। MS विंडोज 10 के साथ में कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? तो इसके साथ में आता है एज नामक जो है एक वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता है, विंडोज 10 के साथ में एज नाम का वेब ब्राउजर जो है वो साथ में ही आता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही डेवलप किया गया है एज, और ये जो है इसकी इनिशियल रिलीज हुआ था ये 2015 के अंदर। बाद में जो है इसे एंड्रॉयड, iOS इन सभी के लिए 2017 में बना दिया गया है। कुछ इस टाइप का होता है माइक्रोसॉफ्ट का न्यू एज ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर होता है ना, वैसे ये भी एक ब्राउजर ही है। ये जनरली C++ और C लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। गूगल क्रोम ब्राउजर जो है इसकी इनिशियल रिलीज डेट है 2 सितंबर 2008 को, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे काम करता है, एंड्रॉयड पे भी काम करता है, और विंडोज के ऊपर भी ये काम करता ही करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, C++ है और C है। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग गूगल क्रोम के अंदर यूज किया करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज हाई बैंडविड्थ? इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है? बेहद बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अपने मन में रचा लीजिएगा, अच्छे से बसा लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो टर्म्स ऑप्शन में दी गई है, ये ऑप्शन की टर्म आपको यकीनन कंफ्यूज तो पक्का करेगी ही करेगी। लाइक सबसे पहला टर्म इसमें स्विच दिया है, दूसरा टर्म इसमें राउटर दिया है, तीसरा टर्म इसमें मॉडेम दिया है, चौथा टर्म इसमें ब्रिज दिया है।
ऑप्शन सी जो है मोडेम, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इससे आप अच्छे से वाकिफ भी होंगे मोडेम से। अगर मोडेम से फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है तो इसका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये यकीनन कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अच्छा, मॉड्यूलेट करने का मतलब सिग्नल को थोड़ा एनहांस कर दिया, डीमॉड्यूलेट यानी कि आपका ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर लेना। मॉड्यूलेट करने का मतलब आप यूं भी समझ सकते हो, आपका सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हुआ, डीमॉड्यूलेट का मतलब है कि डिजिटल टू वापस एनालॉग में कन्वर्ट हुआ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको हेलो हाय मैसेज भेजा है, लेकिन वो हेलो हाय 01 में आपके पास में सेंड हुआ, और 01 तो आप समझ नहीं पाएंगे, दोबारा आपके पास में रिट्राई हुआ क्या कहते हैं एनालॉग के अंदर या हेलो हाय के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बेसिकली वो है स्विच। हाई बैंडविड्थ सबसे ज्यादा स्विच के अंदर होती है। ब्रिज और स्विच के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं क्या है। ब्रिज मतलब क्या है कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना ब्रिज पुली तो काम करता है, लेकिन स्विच का काम क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल ब्रिज लगे होते हैं इसके अंदर, इसके लिए सबसे ज्यादा बैंडविड्थ इसी की होती है। अब मोडेम और राउटर में भी कंफ्यूजन है, देखिएगा क्या होता है मोडेम और राउटर के अंदर कंफ्यूजन सबसे बड़ा। मोडेम जो होता है ना हमारा, वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है और राउटर भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं क्या रहता है। राउटर के अंदर क्या होता है, राउट करना, यानी कि सिग्नल को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेज देना। जैसे यूं कह दीजिएगा हमारे घर पे ये एंटीना वाले छोटे छोटे राउटर लगे होते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट और डिवाइसेज इन योर होम। जैसे मान लेते हैं मोडेम पहले ज्यादातर यूज करते थे, अब इसके लिए केबल वाले सिस्टम ज्यादातर होते हैं मोडेम के अंदर। भी मान लेते हैं हमारे लैन केबल है, लैन केबल उस मोडेम से लगाई, डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में अटैच कर दी। लेकिन आजकल तो हमारे घर में जो है एक कंप्यूटर तो है नहीं, दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 10 मोबाइल भी हो सकते हैं, तो हमें जो है वायरलेसली सबको कनेक्ट करना है, इसलिए हमें मल्टीपल सिस्टम को राउट करवाना है। तो जो क्या कौन सा रहेगा आपका, वो राउटर यूज करेगा। जैसे आपको मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, अमेजोन एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं, या फ्लिपकार्ट देता हूं। अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई एक ही आदमी को सामान बेचता है, वो तो पूरे भारत में कोई भी मंगाए सभी को सामान बेचेगा। या अमेजोन पूरी दुनिया में कोई भी सामान अगर मंगवाता है, किसी भी एड्रेस पे मंगाता है, तो उसको जो है ट्रेस करके उसके घर तक सामान पहुंचाएगा। तो राउटर भी कुछ ऐसे ही काम करता है। राउटर वैसे वायर भी होता है, वायरलेस भी होता है, जनरली आज के टाइम में वायरलेस का यूज किया जाता है आपका। और जो मोडेम होता है ना आपका, वो जनरली केबल से कनेक्ट होता है, जैसे पीछे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह से कनेक्ट होता है, केबल से ही हमारे कंप्यूटर में जो है तार लगा के हम लोग जैसे लैन केबल लगा के यूज किया करते हैं। आजकल ज्यादा पॉपुलर कौन सा है आपका, ज्यादा पॉपुलर राउटर है, हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं ताकि मल्टीपल डिवाइस को जो है डेटा दिया जा सके एक साथ में। ठीक है, तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। और स्विच का डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया आपको। स्विच इज ए डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट द अदर डिवाइस टुगेदर। बहुत सारे डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर देना, जैसे ये स्विच है, इसके साथ में 5, 10, 20, 50 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देना, यही आपका स्विच का काम होता है। ठीक है, जैसे जनरली किसी लैब वगैरह के अंदर स्विच ही लगाए होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। एनआईसी का मतलब ये होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि जिससे हम लोग इंटरनेट जोड़ते हैं अपने कंप्यूटर को। ये जैसे पीसीआई स्लॉट वगैरह मान लेते हैं, इस जगह पे हम लोग लैन केबल लगाएंगे ना, तो यही आपका जो है, इसी को हम एनआईसी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस जगह पे भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में फिजिकली, उसी पोर्ट को हम एनआईसी पोर्ट बोला करते हैं। What is the maximum amount of data that a channel can transmit called as जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा एक चैनल के रूप में प्रसारित किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम राशि क्या होती है। सबसे ज्यादा डेटा को सेंड किया जा सकता है बैंडविड्थ के माध्यम से। सी ऑप्शन सही है हमारा इस क्वेश्चन का। बेसिकली बैंडविड्थ वही होता है जिससे हम लोग डेटा की अमाउंट सेंड करते हैं। आप रिचार्ज करवाते हैं तो बैंडविड्थ ही लेते हैं एक्चुअल में। जैसे पहले हम 2G का रिचार्ज करवाते थे, 3G का करवाते थे, तो बैंडविड्थ खरीदते थे हम लोग। 2G की है तो 2G की कम बैंडविड्थ मिलेगी, 3G है तो 3G की ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी। मान लेते हैं कोई नेटवर्क है जिसकी 100 Mbps की बैंडविड्थ है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 100 MB यानी कि मेगाबिट पर सेकंड स्पीड आने वाली है। यहां ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल लेटर में लिखा होता है ये बी तो मेगाबाइट हो जाता, छोटे लेटर में लिखा होता है मेगाबिट पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म होगा आपका। आप इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे। लो बैंडविड्थ का मतलब है आपका डेटा काफी कम जा रहा है, हाई बैंडविड्थ का मतलब है डेटा बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। Which of the following represent a sine wave? इनमें से साइन वेव कौन सा सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। साइन वेव का मतलब क्या होता है। साइन वेव का मतलब होता है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस फोटो को देखिएगा आप लोग, ये है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। अगर डिजिटल सिग्नल होता ना, कुछ इस टाइप के चौरस चौरस डब्बे से बने होते, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, और ये वाला एनालॉग सिग्नल है जो कि आपका मूव करता रहता है, चलता रहता है, इसको हम साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो एसी लाइट आती
आती है उसकी फॉर्म ऐसी ही होती है, अल्टरनेट करंट की शेप बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये जीरो है, ये मैक्सिमम है, ये आपका जो है वापस जीरो है, ये नेगेटिव स्पाइक्स होती है, इसको हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी के बात करती है, जैसे हमारे घर पे ये एक पूरा साइकिल होता है, ऐसे ऐसे अगर एक सेकंड में 50 निकल जाए तो हमारे घर में जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ये बात आप याद रखिए चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डेटा रेट, डेटा रेट को इनमें से कौन सा फैक्टर है वो प्रभावित करता है? तो देखिएगा डेटा रेट को बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उससे डेटा का इफेक्ट तो पड़ेगा, ये ऑप्शन सही है। लेवल ऑफ द सिग्नल बीइंग यूज्ड, जो उपयोग किए जाने वाले सिग्नल है उनका लेवल क्या है, हाई लेवल है, लो लेवल है, ये भी डिपेंड होगा। लेवल ऑफ नॉइज, शोर शराबा कितना का है, सारे के सारे ही फैक्टर इफेक्ट करते हैं डेटा रेट के अंदर भी। अगर आपका नॉइज नहीं है तो सिग्नल तेजी से पहुंच जाएगा, बैंडविड्थ ज्यादा है तो भी सिग्नल तेजी से पहुंचेगा। तो इन सभी पे ही डिपेंड करता है हमारा जो पूरा का पूरा डेटा रेट होता है। Which of the following has the highest transmission capacity? इन केबल में से सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन कैपेसिटी किसकी है? यकीनन आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता होगा। ऑप्टिकल फाइबर इस क्वेश्चन का आंसर सही है, क्योंकि इसके अंदर लाइट के रूप में सिग्नल चला करता है। कोएक्सियल केबल और को इसमें से आपका जो है ये ऑप्टिकल फाइबर, इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ ऑप्टिकल फाइबर जो है 26,000 गुना ज्यादा तेज होती है ट्विस्टेड पेयर से, जो हमारी लैन केबल होती है, और 80 गुना ज्यादा तेज होती है कोएक्सियल से, जो हमारी टीवी वाली केबल हम लोग लगाते हैं, यूज किया करते हैं। इसमें एक कॉपर तांबे की तार होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल चलता है लाइट के रूप में, तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है ये, ठीक है। नरेंद्र कंपानी ने इसको जो है सबसे पहले जो है प्रदर्शित किया था। Which of these standard is used define fiber optics connection? कौन सा स्टैंडर्ड है जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को डिसाइड करता है? तो ये क्रैमिंग सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है IEEE 802.8, ठीक है। ये पक्का याद कर लीजिएगा आप लोग, ये पूरे स्टैंडर्ड आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे 802.1 होता है वो ब्रिज मैनेजमेंट के लिए होता है, 802.2 होता है लोकल लिंक कंट्रोल के लिए, 802.3 इथरनेट के लिए होता है, 802.4 टोकन पास या बस एक्सेस मेथड के लिए, 802.5 टोकन रिंग के लिए होता है, टोपोलॉजीज में काम आता है। 802.6 होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड या ड्यूल बस मेथड के लिए। 802.7 ब्रॉडबैंड लैन के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आया भी है। और 802.8 फाइबर ऑप्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 802.10 ये भी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। 802.11 वायरलेस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से तरीके से याद कर देना। एक 802.15 भी याद कर लेना, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी। कल शाम को आप लोग 4 बजे लाइव आइएगा और 7 बजे भी लाइव आइएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। कल क्लास नहीं हो पाएगी कंप्यूटर की, क्योंकि आपको पता है कल लाइव क्लास होगी, उसके बाद में आपकी मैं क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। धन्यवाद।